Hello friends, today's our topic is pertussis. It is also known as a whooping cough. ठीक है ना? तो pertussis इज ए एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है या एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज बोल सकते हैं. ठीक है ना, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया होता है? बोर्डेटेला pertussis. ठीक है. इस डिजीज में क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग फेज होता है, ऑनसेट देखे तो ऑनसेट होता है स्लोली या इंसीडियस ऑनसेट होता है, जिसमें माइल्ड फीवर प्लस इरिटेटिंग कफ प्रेजेंट होता है. फिर नेक्स्ट फेज में प्रोग्रेस करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परोक्सी फेज. ठीक है ना. परोक्सी फेज में क्या था? कफ प्रेजेंट होता है. कफ के बाद ठीक है ना एकदम इंस्टेंट, ठीक है ना, और स्पाज्मोडिक कफ आता है. उसके बाद क्या होता है? वूपिंग होता है. वूपिंग में क्या होता है? लाउड क्रॉविंग इंस्पिरेशन या लाउड साउंड. ठीक है ना, लाउड साउंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वूपिंग. जैसे वूपिंग स्टेज कंप्लीट होती है तो इस फॉलोड बाई, ठीक है ना, वूपिंग होता है, जैसे लाउड इंस्पिरेशन साउंड होता है. उसके बाद वो एंडिंग के टाइम पे क्या होता है? वॉमिटिंग होगी या बॉडी में साइनोसिस हो जाएगा या एपनिया हो जाएगा. ठीक है ना, वूपिंग फॉलोड बाई वॉमिटिंग, साइनोसिस और एपनिया. तो अपन को ये याद रखना है कि एक तरह से पूरे डिजीज में इसका सीक्वेंस क्या रहता है कि सबसे पहले इंसीडियस ऑनसेट रहता है, उसके बाद में पैरोक्सिस्म स्पाज्मोडिक कफ आता है, उसको फॉलोड किससे होता है? वूपिंग के थ्रू फॉलोड होता है. फिर लास्ट में वूपिंग जैसे एंड होता है उस टाइम साइनोसिस, एपनिया या वोमिटिंग होती है. अपन ने देखा है कि इसको चाइनीज भाषा में, लैंग्वेज में इसको किस नाम से जाना जाता है? 100 डे कफ के नाम से जाना जाता है. तो ये अपन को नाम भी पता होना चाहिए कि 100 डे कफ किसको बोलते हैं? वूपिंग कफ को बोलते हैं. यदि ये इन्फेक्शन लेस देन 6 मंथ की एज में हो जाए, ठीक है ना, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है. इसकी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी हाईएस्ट होती है. अब इंडिया में देखें, ठीक है ना, तो इंडिया में 1987 में इसका इंसिडेंस था इस डिजीज का, वो बहुत हायर था. फिर अपन ने वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट कर दिया. और 1987 में देखा तो 1.63 लाख केसेज आते थे, जो रिड्यूस होके अपन 2022 का डाटा देखें तो 12,642 केसेज अब हो गए हैं. ठीक है ना, तो काफ़ी रिडक्शन आया. ठीक है ना, अबाउट 99% रिडक्शन ड्यू टू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है ना, अपन देते हैं ना वैक्सीन पेंटावेलेंट या डीपीटी, जिसमें पी होता है ना, तो ये पी पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट होता है. ठीक है, पर्ट्यूसिस डिजीज के अगेंस्ट. तो इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से अपन को इस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है. फिर इसके अपन एपिडेमियोलॉजी देखे, ठीक है ना, कि इसमें एजेंट फैक्टर कौन है, होस्ट फैक्टर का क्या रोल है. तो अपन सबसे पहले एजेंट फैक्टर देखेंगे. एजेंट फैक्टर में देखें तो पॉजिटिव एजेंट कौन है? अपने देखा बैक्टीरिया है. कौन सा? कोकोबैसिलस ग्राम नेगेटिव. ठीक है ना, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस हो गया. तो 95% केसेज होते हैं पर्ट्यूसिस के, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस. और अराउंड 5% केसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बोर्डेटेला पेरापर्ट्यूसिस. ठीक है ना, ये इसकी दूसरी स्पीशीज होती है जो अराउंड 5% केसेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है. अपने इसका नेक्स्ट देखें कि रिजर्वेयर या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा होता है. तो इसमें कोई भी एनिमल रिजर्वेयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हैबिटेट होते हैं? ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, तो रोज रिजर्वेयर का काम कौन करेगा? ह्यूमन. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें कैरियर स्टेज एब्सेंट होती है. ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कौन करेंगे? सिर्फ केसेज ऑफ द पर्ट्यूसिस, जिनको पर्ट्यूसिस डिजीज हो रखा है वही सिर्फ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर सकते हैं. अब अपन देखें पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होता है. कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो होता है कि इसमें पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी बोलते हैं कि किसी को डिजीज हुआ है, वो डिजीज होने के मतलब कितने अंदर उस डिजीज को दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. तो इसका अपन देखें, ठीक है ना, तो इसका पीरियड देखें तो 1 वीक आफ्टर द एक्सपोजर, कि जिस टाइम आपका बॉडी किसी को पर्ट्यूसिस हो रखा था, उससे आपको एक्सपोजर हो गया, तो उसके 1 वीक बाद से, ठीक है ना, कम्युनिकेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना, प्लस कब तक रहेगी? फर्स्ट 3 वीक ऑफ द पेरोक्सीमल स्टेज. ठीक है ना, तो ये हो गया. तो क्या हो गया कि एक्सपोजर, जिस टाइम एक्सपोजर हुआ उसके 1 वीक से लेके, ठीक है ना, पेरोक्सीमल स्टेज होती है उसके 3 वीक तक. ठीक है ना, ये डिजीज है, ये ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इसके उस टाइम पे कम्युनिकेबिलिटी प्रेजेंट होती है. या आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या है? 5 डेज, ठीक है ना, इफेक्टिव एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, तो उसके स्टार्ट करने के 5 दिन के बाद इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो जीरो हो जाएगी. और शुरू के एंटीबायोटिक के ऊपर 5 दिन तक वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है अदर पर्सन को.
फिर अपन देखें कि इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है इसका। होस्ट फैक्टर बात की अपन ने, ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमनली एज ग्रुप कौन सा अफेक्टेड होता है, चाइल्ड एज ग्रुप। प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो मोस्ट कॉमनली बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस में अफेक्टेड होते हैं, जैसे लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप के बच्चे हैं वो, ठीक है ना। इसमें से भी अपन देखें कि मोस्ट, ठीक है ना, फेटेलिटी और इंसिडेंस दोनों हायर किस एज ग्रुप में है, अमॉन्ग द इन्फेंट, वो भी कौन से, लेस देन 6 मंथ एज ग्रुप के इन्फेंट है, उसमें हाईएस्ट है इंसिडेंस और फेटेलिटी। फिर हम जेंडर, ठीक है ना, जेंडर प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो कौन सी मोस्ट कॉमन अफेक्ट होते हैं, फीमेल मोर अफेक्टेड देन द मेल्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो विंटर या अर्ली स्प्रिंग सीजन में, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली डिजीज है ये होता है। पर इसमें से भी अपन देखें कि यदि ओवर क्राउडिंग की कंडीशन है, ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग है उस कंडीशन में भी, ठीक है ना, पूरे साल में किसी भी समय डिजीज हो सकता है। जब हम इसकी सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें, ठीक है ना, SAR की, तो कितना होता है, मोर देन 90%, ठीक है ना, अनइम्यूनाइज्ड हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना, कि अनइम्यूनाइज्ड है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो गया है, उस कंडीशन में इसका सेकेंडरी अटैक रेट कितना है, इसका 90% हो सकता है। जैसे अपन सेकेंडरी अटैक रेट को अपन कैसे, कौन से फॉर्मूले से, अपन क्या होता है उसका फॉर्मूला अपन ने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, टोटल, ठीक है ना, केसेस, ठीक है ना, इसमें अपन को केसेस आ गए यहाँ पे डिवाइडेड बाई टोटल ससेप्टिबल पॉपुलेशन। बस इसमें अपन को एक चीज ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो भी प्राइमरी केसेस है उसको अपन को रिमूव करना है, जो भी प्राइमरी केसेस है उसको अपन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपन को सेकेंडरी अटैक रेट है, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो यही पे बोला ना, अनइम्यूनाइज चाइल्ड है, ठीक है ना, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होगी क्या, ससेप्टिबल पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना, तो उसमें सेकेंडरी अटैक रेट होने, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का कितना चांसेस है, मोर देन 90%। तो ये बस सेकेंडरी अटैक रेट जब भी कैलकुलेट करो आप, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टोटल केसेस, ठीक है ना, कि टोटल 100 केसेस है, उसमें से मान लो 10 केसेस प्राइमरी है, तो अपन को कितना यूज करना है यहाँ पे, टोटल केसेस 90 यूज करना, अपन को ये 10 रिमूव कर देना है, ठीक है ना। टोटल ससेप्टिबल पॉपुलेशन कितनी थी, 500 थी, ठीक है ना, 500 में से 100 को डिजीज हो गया है और 500 में से, ठीक है, उसमें से भी 10 कौन से प्राइमरी केसेस है, तो यहाँ पे अपन को 490, ठीक है ना, लेने हैं, क्योंकि बाकी जो 90, ये 490 यूज करने हैं अपन को, 10 है ये प्राइमरी केसेस है, बाकी केसेस जो डेवलप हुए वो प्राइमरी केसेस से डेवलप हुए, ठीक है ना, तो इनको अपन को इंक्लूड करना है डेनोमिनेटर में, पर अपन को प्राइमरी केसेस को हमेशा दोनों डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंक्लूड नहीं करना है। फिर अपन इसके देखें, ठीक है ना, क्लिनिकल फीचर क्या है इसके, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, पर्ट्यूसिस का कितना होता है, 7 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और स्टेजेस की बात करें इसके, तो अपने शुरू में देखा था कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, इंसीडियस ऑनसेट होता है, ठीक है, स्लोली ऑनसेट होता है, इसका 1 to 2 वीक का समय होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटारल स्टेज, जिसमें क्या होता है, माइल्ड कफ, कोराइजा, ठीक है ना, ये हाईली इन्फेक्शियस फेज होती है। आपने देखा ना कि कम्युनिकेबिलिटी कब स्टार्ट होती है, एक्सपोजर होने के 1 वीक बाद से, ठीक है ना, तो एक्सपोजर के 1 वीक बाद से जो इनिशियल फेज होती है कैटारल फेज, ये मोस्ट हाईली इन्फेक्शियस फेज होती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें पेरोक्सीमल स्टेज, तो ये इसके ड्यूरेशन क्या होती है, 2 वीक to 4 वीक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन देखा था कि बर्स्ट ऑफ रेप कफ होता है, कौन सा, स्पाज्मोडिक टाइप कफ। ये क्या इंडिकेट करता है, स्पाज्मोडिक कफ, किसमें बर्स्ट ऑफ द रैपिड कंसेक्यूटिव कफिंग होती है, उसको फॉलोड बाय वूपिंग। वूपिंग क्या होता है, ठीक है ना, साउंड, लाउड साउंड, ठीक है ना, लाउड साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वूप, ठीक है ना। तो ये वूप में क्या होगा, लाउड साउंड, इंस्पिरेशन के टाइम पे लाउड साउंड प्रेजेंट होगा, इसको अपन वूपिंग कहते हैं, ठीक है ना। और वूपिंग के बाद वूपिंग फॉलोड बाय साइनोसिस, वॉमिटिंग एंड एपनिया। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि इनिशियल फेज में बर्स्ट ऑफ रैपिड एंड कंसेक्यूटिव कफ आता है, फॉलोड बाय वूपिंग एंड फॉलोड बाय साइनोसिस, वॉमिटिंग एंड एपनिया। और लास्ट फेज होती है, ठीक है ना, कन्वल्सेंट स्टेज, जो ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 to 3 वीक का ड्यूरेशन होती है, जिसमें ग्रेजुअल रिकवरी होती है और कफ में भी परसिस्ट फॉर द मंथ्स, ठीक है ना। तो ये अपने 3 फेजेस होगी कि इनिशियल फेजेस में इंसीडियस ऑनसेट होता है, माइल्ड कफ, इरिटेशन वगैरह प्रेजेंट होता है, फिर पैरोक्सिसमल स्टेज में, ठीक है ना, मेन कफ वूपिंग कफ होता है वो उसमें इस स्टेज में प्रेजेंट होता है, फिर लास्ट में
रिकवरी फेज में स्लोली कफ डिक्रीज होता है और रिकवर हो जाता है। फिर अपन इसके बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस डिजीज से, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, न्यूमोनिया, ठीक है ना। डेथ के लिए भी मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल है, वो मोस्ट कॉमन भी है, वो भी कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, न्यूमोनिया इसमें, पर्ट्यूसिस में। फिर अपन सीएनएस में बात करें, ठीक है, तो कन्वर्जन हो सकता है, एन्सेफेलोपैथी हो सकती है, प्लस सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है। अदर की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें सब कंजक्टिवाइल हेमरेज हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, हिमोप्टाइसिस हो सकता है, प्लस पंक्टेड सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से कन्वर्जन, ठीक है ना, सेरेब्रल हेमरेज की वजह से कन्वर्जन हो सकता है और पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो इसका ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। इसमें अपन को बताना चाहिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, न्यूमोनिया, और वो भी डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर अपन इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। डायग्नोसिस के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन स्वैब लेंगे, कहाँ से, नोज से या थ्रोट से, ठीक है ना, स्वैब लेंगे। इसमें क्या करना अपन को, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन उसको जो स्वैब लिया है अपन ने, उसको अपन क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है ना। किसमें, इसका मीडियम का नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोडेट जेंजू मीडियम, ठीक है ना। तो इसमें अपन इसको कल्चर करेंगे और फिर बैक्टीरिया कंफर्म करेंगे इसका प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, ठीक है ना, इम्यूनोफ्लोरेंस कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल मेथड कर सकते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरह से रैपिड मेथड हो गए, ठीक है ना। तो अपन इसके कंट्रोल की बात करें, वूपिंग कफ का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो अपन दो तरीके, ठीक है ना। सबसे पहले केसेस है उनको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है ना। फिर या केसेस के साथ यदि किसी पर्सन का कांटेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल, ठीक है, कोई कांटेक्ट, ठीक है ना। यदि किसी पर नॉर्मल पर्सन था, उसका केसेस से कांटेक्ट हो गया, तो उनको ट्रीट कैसे करेंगे। सेकंड है अपन इम्यूनाइजेशन के थ्रू अपन इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन केसेज को, कि केसेज है तो केसेज को, जिन केसेज किसको बोलेंगे, जिनको डिजीज हो गया है, तो उनको क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे उनको, कब तक, अंटिल द नॉन इन्फेक्शियस फेज तक। जैसे अपन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देखा था कि कितने टाइप तक वो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है अदर पर्सन को, उतने टाइम के लिए अपन उसको आइसोलेट कर देना है। या इसमें यदि अपन ने उस पर्सन में एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी है, तो 5 डेज तक उसको आइसोलेट रखना है एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद उसको अपन आइसोलेशन से फ्री कर सकते हैं, तो उसके बाद एंटीबायोटिक की वजह से डिजीज सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेबिलिटी उसकी डाउन हो जाएगी। फिर इसमें एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, एरिथ्रोमाइसिन। उसकी क्या डोज होती है, 30 to 50 mg पर kg पर डे यूज करना है। तो कैलकुलेट करेंगे अपने डोज को, उसके बाद उसको 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, 4 डोजेज में डिवाइड कर देंगे, और कितने टाइम लेना है ये, ठीक है ना। एक दिन में अपन को 30 mg to 50 mg पर kg पर डे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके लेना, और 10 दिन तक अपन को ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। इसका अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं अपन, एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन। यदि अपन इस ड्रग ऑफ चॉइस जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट यदि अर्ली स्टेज में यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कैटराल स्टेज होगी, तो अपन डिजीज को, सीवियरिटी ऑफ डिजीज को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अपन कॉन्टैक्ट की बात करें, तो कॉन्टैक्ट में अपन क्या है कि, ठीक है ना, अपन किसी ऐसा पेशेंट, ऐसा पर्सन है जिसको डिजीज हो रखा, उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट हो गया, तो ठीक है, तो अपन को क्या इस टाइम यूज लेना था, इस टाइम अपन को कीमो प्रोफाइलैक्सिस लेना होता है, ठीक है ना। प्रोफाइलैक्सिस में अपन क्या यूज करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस है। और एजिथ्रोमाइसिन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए, 10 डेज के लिए। तो दोनों केसेस और कॉन्टैक्ट के लिए जो भी ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन है वो सेम है, 10 डेज 10 डेज। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, कि अपन इन्फेंट है, ठीक है ना, उसको अपन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर्ट्यूसिस से, ठीक है। कोई भी यदि उसका सिबलिंग है, ठीक है ना, उसको तुरंत डीपीटी का बूस्टर डोज दे रखा है, ठीक है ना। कब, जब कोई भी इन्फेंट है, ठीक है, न्यूबॉर्न है, उसको उसके बर्थ होने से पहले ही अपन उसके सिबलिंग को डीपीटी बूस्टर देते हैं, तो इनडायरेक्टली अपन इन्फेंट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं पर्ट्यूसिस होने से। फिर अपन नेक्स्ट देखें कि अपन ने पहला देखा केसेज और कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है ना। सेकंड में अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो वैक्सीन कौन सा यूज करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, डीपीटी वैक्सीन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कौन सा डीपी की अपन बात करें तो कौन सा होता है, ए सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है ना। अब आजकल यूज करते हैं कौन सा करते हैं, ए सेल्यूलर या पेंटावेलिन
वैक्सीन में प्रेजेंट होता है। पेंटावेलेंट की बात करें तो उसमें DPT, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी, 5 वैक्सीन होते हैं टोटल इसमें। अब इसके शेड्यूल की बात करें तो 3 डोजेज है वो कब दी जाती है, एट 6, 10 और 14 वीक पे। डोज कितनी होती है, 0.5 ml। इसके अपन इसके रूट की बात करें, कौन सा दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिया जाता है। कौन सी साइड पे दिया जाता है, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई, ठीक है ना, लेफ्ट थाई के एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट में इसको अपन इंजेक्ट करते हैं। और बूस्टर डोज कब देते हैं इसकी, ठीक है ना, बूस्टर डोज कितनी देते हैं, DPT 1 और DPT 2। 1 कब देते हैं, 16 to 24 मंथ की एज में, और सेकंड बूस्टर कब देते हैं, 5 to 6 ईयर की एज ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये अपना 2 बूस्टर होगी, टोटल 5 डोजेज होगी। फॉर इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है ना, तो नाइदर वैक्सीनेशन और नॉर इन्फेक्शन कन्फर्स द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये अपना पॉइंट हो गया कि इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन की वजह से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अपन को प्रोवाइड नहीं होती है। इसके लिए एडजुवेंट की बात करें कि एडजुवेंट में क्या यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज करते हैं, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस के लिए। ये क्या करता है, इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। और अपन प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका यूज करते हैं, ठीक है ना, थायोमर्सल का यूज करते हैं इस वैक्सीन के लिए। तो ये अपना वैक्सीन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। यदि अपन वैक्सीन दे सकते हैं तो इसके अंदर साइड इफेक्ट क्या आ सकता है पर्ट्यूसिस कंपोनेंट की वजह से, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इनकंसोलेबल क्राइंग, इनकंसोलेबल परसिस्टेंट क्राइंग फॉर मोर देन 3 आवर्स, ठीक है ना। ये तो ये हो सकता है कि उसको दर्द की वजह से बच्चा लगातार 3 घंटे से, ठीक है ना, स्क्रीमिंग कर रहा है, रो रहा है। सेकंड क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड हो सकता है, ठीक है ना, बच्चा बिल्कुल टोनिसिटी बच्चे की है, मसल टोनिसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी, रेस्पॉन्सिव वो भी लो हो जाएगा। प्लस एनसेफेलोपैथी हो सकता है, ठीक है ना, इंसेफेलाइट, ठीक है, और सीजर आ सकते हैं, इसको कन्वर्जन या सीजर आ सकते हैं। तो ये इस सब साइड इफेक्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, पर्ट्यूसिस वाला। वैक्सीन के अंदर जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होता है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अपन को किस बात का ध्यान रखना है कि अपन ने DPT या पेंटावेलेंट वैक्सीन दिया, वो बच्चा इनकंसोलेबल क्राइंग गया मोर देन 3 आवर्स तक, ठीक है ना। तो ये सब सीक्वेंट डोज क्या अपन उसमें दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, ठीक है ना, दे सकते हैं। ये कोई भी नो लॉन्गर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा, ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। यदि बच्चा अनकंसोलेबल क्राइंग करता है एक डोज के बाद, तो सेकंड डोज के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, अपन सेकंड डोज जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो करते हुए अपन उस बच्चे को दे सकते हैं। फिर अपन बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द पर्ट्यूसिस वैक्सीन, और पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, कि वैक्सीन होता है, ठीक है ना, जो भी कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है उसमें पर्ट्यूसिस कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, वैक्सीन में। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन यूज नहीं कर सकते, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलैक्सिस और वैक्सीन रिएक्शन, उस कंडीशन में अपन यूज नहीं कर सकते। या किसी को इंसेफेलोपैथी हो रखा है, ठीक है ना, तो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट है वो खुद इंसेफेलोपैथी करवाता है, तो उस कंडीशन में अपन को इसको वैक्सीन को पर्ट्यूसिस कंपोनेंट को रिमूव करना पड़ेगा। प्लस स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ एपिलेप्सी है, ठीक है ना, फैमिली ऑफ एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, उस टाइम अपन को पर्ट्यूसिस कंपोनेंट को वैक्सीन से रिमूव करना है। कन्वर्जन या CNS डिसऑर्डर है तो अपन को ये वैक्सीन यूज नहीं कर सकते पर्ट्यूसिस, या एनी कनकरेंट फेब्राइल इलनेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, ठीक है। और कौन सी ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, डिजीज होते हैं जिसमें अपन वैक्सीन कैन बी गिवन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन होता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन को 2 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है ना, कि सेरिब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस कंडीशन में अपन इसको वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। प्लस एपिलेप्सी कंट्रोल्ड ऑन एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है ना, कि एपिलेप्सी है पर एंटी एपिलेप्टिक से उसको कंट्रोल कर रखा है। तो इन 2 कंडीशन में अपन वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।